जाट की काट न जाने कोई, एक अनोखी कहानी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले एक प्यारा सा रिश्ता बनाते हैं। आप हमें कहाँ से देख व सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम भी आपको जान सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत पुरानी बात है, वक्त की धूल में दब चुकी एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक जाट रहता था। नाम था सोहनलाल। ऊंचा कद, चौड़ा सीना, माथे पर पगड़ी और चेहरे पर सच्चाई का तेज। देखने में सीधा साधा, पर दिमाग ऐसा कि बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ जाए। उसकी जिंदगी खेत खलियानों में बीतती थी। पुरखों की छोड़ी जमीन पर मेहनत करके पेट भरता और अपनी पत्नी के साथ सादा जीवन जीता था। गांव के लोगों की नज़रों में तो जाट बहुत संपन्न आदमी था, पर अंदर की हालात तो वे दोनों पति पत्नी ही जानते थे। पैसे की कमी हमेशा घर में खलती रहती थी, पर वह बाहर लोगों को यही दिखाता कि उसके घर में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ उसके घर में है। सोहनलाल यूँ तो बहुत भोला भाला आदमी था, पर उसकी बुद्धि बड़ी ही परखर थी। गांव में यदि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत में सोहनलाल ऐसा तर्क देता कि सामने वाला चुप हो जाता। उसकी बुद्धि की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी थी। यह बात चलते चलते राजा के कानों में भी पड़ी कि सोहनलाल अपने गांव का कोई भी मुकदमा राज दरबार तक नहीं आने देता, वहीं पर निपटारा कर देता है। राजा ने जब यह सुना तो उसने विचार किया, क्यों ना इस सोहनलाल नाम के जाट की परीक्षा ली जाए। हम भी तो देखें कि वह कितना चालाक है, कितना बुद्धिमान है। यही सोचकर राजा ने अपने सैनिकों को सोहनलाल जाट को बुलाने के लिए भेजा। सैनिक जब सोहनलाल को बुलाने के लिए गए तो सोहनलाल बड़ी दुविधा में पड़ गया। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया जो महाराज ने मुझे राज दरबार में बुलाया है। पूरे रास्ते सोहनलाल यही सोचता हुआ चला जा रहा था। राज दरबार में पहुंचकर उसने राजा से पूछा, महाराज, इस गरीब से कोई गलती हुई है या फिर कोई गुस्ताखी हो गई? तो राजा ने कहा, नहीं सोहनलाल, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। असल में बात तो यह है कि हमने तुम्हारी चतुराई के बहुत बड़े बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से लोगों के झगड़े सुलझा देते हो, ऐसे ऐसे तरह करते हो कि उनका कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। तो हम यह जानना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कोई ऐसा कार्य करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। सोहनलाल ने जब यह सुना तो वह सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, महाराज, ऐसे कार्य अचानक तो हो जाते हैं, पर एक दिन में नहीं होते। महाराज समझे ही नहीं कि सोहनलाल क्या कहना चाहता है। तो सोहनलाल ने महाराज को समझाते हुए कहा कि महाराज, आप ज़्यादा इस विषय में नहीं सोचें। आपने कह दिया कि मैं आपके लिए कोई ऐसा कार्य करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो, तो मैं एक दिन आपके लिए ऐसा कार्य जरूर करूंगा। अभी मुझे इजाज़त दे। इजाज़त लेकर सोहनलाल अपने घर वापस आ गया। एक हफ्ते तक सोहनलाल अपने घर में बैठा सोचता रहा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। फिर एक दिन शाम को सोते समय सोहनलाल ने अचानक अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो, कल सुबह उठकर मेरे लिए 4 पराठे बना देना और थोड़ा सा अचार भी रख देना, मुझे कहीं जाना है। जाटनी सुबह उठती है और उसने 4 पराठे बना के उनके बीच में अचार रखकर रुमाल में बांधकर पोटली बना देती है। जाट अपनी पोटली लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया। वह जंगल की तरफ जा रहा था। बीच जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, तो वह गुफा में चला गया। गुफा बिल्कुल साफ सुथरी थी। लगता था कि जैसे कोई साधु उसमें बैठकर तपस्या करता हो और उसने अब वह स्थान छोड़ दिया हो। पूरे दिन सोहनलाल उसी गुफा में लेटा सोचता रहा। शाम हुई, उसने अपने घर की तरफ सीध लगाई। रात के अंधेरे में सोहनलाल अपने घर में घुसा। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज सारा दिन कहाँ रहे हो? सोहनलाल बोला, देखो भाग्यवान, तुम इस चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो कि मैं कहाँ जाता हूँ और कब आता हूँ। तुम बस मुझे रोज़ाना पराठे बनाकर
के दे दिया करो। अगले दिन जाटनी ने फिर पराठे बनाकर सोहनलाल को दे दिए। सोहनलाल पराठे लेकर उसी गुफा में पहुंच गया। पूरा दिन उस गुफा में लेटा रहता और रात को अपने घर आता। यह क्रम 1 हफ्ते तक चलता रहा। सोहनलाल के पड़ोस में एक तेली का परिवार रहता था। तेली की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी को गांव के सभी लोग तेलन काकी कहकर बुलाते थे। तेलन काकी का सोहनलाल के परिवार में आना जाना लगा रहता था। तेलन काकी की एक आदत यह भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए तो जब तक उसे पूरे गांव में ना फैला दे तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता था। जब उसने देखा कि सोहनलाल दिखाई नहीं देता तो वह हालचाल पूछने के लिए सोहनलाल के घर पहुंची। सोहनलाल उसी समय घर में घुसा ही था कि तेलन काकी पूछने लगी, अरे बेटा, आजकल दिखाई नहीं देते, कहाँ से आए हो? तो सोहनलाल बोला, काकी बस पूछो मत, मैं क्या तुम्हें बताऊं, तुम तो पूरे गांव में फैला करके आ जाओगी। काकी बोली, नहीं बेटा, विश्वास करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से कही है क्या जो अब कहूँगी? काकी, अब तक तो ना कही है तुमने, पर आगे का कोई हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब तेलन काकी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बताओ बेटा, क्या बात है? तू कहाँ था इतने दिन? तो सोहनलाल बोला, काकी मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूँ। मेरा स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। काकी को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, बेटा, हमसे इस उम्र में झूठ मत बोलो। सोहनलाल ने कहा, तेरी कसम काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूँ। वैसे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, विश्वास करो या ना करो। तेलन काकी की तो आंखें चौड़ी हो गई। वह बोली, बेटा, हमें भी स्वर्ग की यात्रा करवा दो। तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारे तेली काका तुम्हें जरूर मिले होंगे, मेरे बारे में पूछा नहीं क्या? अब सोहनलाल हंसते हुए बोला, काकी, काका बड़े मज़े में है और पूछ रहे थे क्या तुम्हारी तेलन काकी अभी भी चुगलियाँ करती है? तेलन काकी ने जब यह सुना तो उसने मुंह बना लिया और बोली, देख ले बेटा, मरकर स्वर्ग में बैठ गया है, पर मेरी बुराई करना अभी भी उसने नहीं छोड़ा। वैसे मुझे यह तो बता, तेरे काका मुझे याद करते हैं ना? सोहनलाल सोहनलाल ने कहा, काकी, वह बोल रहे थे अगली बार काकी को साथ लेकर के आना, पर मैंने मना कर दिया। काकी ने कहा, क्यों मना कर दिया? जवाब दिया, काकी, तुम्हें नहीं पता स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। काकी ने कहा, तो हमें बता कितना पैसा लगता है, मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। सोहनलाल ने इधर उधर देखा और कहा, अरे काकी, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो। वैसे भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले तुम मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को तो नहीं बताओगी हमारी स्वर्ग यात्रा के बारे में? काकी ने कहा, नहीं बेटा, किसी को नहीं बताऊंगी। आज तक कोई बात मैंने कही है? यह सुनकर सोहनलाल हंसते हुए बोला, काकी, आज तक तो नहीं कही है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें 600 सोने के सिक्कों का खर्चा आएगा। काकी अपने घर गई और 600 सोने के सिक्के लाकर सोहनलाल के हाथ में रख दिए और बोली, तो बता बेटा, कब लेकर जा रहे हैं स्वर्ग यात्रा के लिए? सोहनलाल ने धीरे से कहा, यह सब करने में समय लगता है, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी, वे अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर जाएंगे। काकी निश्चिंत होकर के अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही क्रम चलता रहा। सोहनलाल सुबह चला जाता गुफा में और पूरा दिन लेट कर रात को वापस आ जाता। उधर राजा की चिंता बढ़ती चली गई। सोहनलाल को बोले हुए 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक उसने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया। तो उसने सिपाहियों को सोहनलाल को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही जाट को बुलाने के लिए जब सोहनलाल के घर के पास पहुंचे तो तेलन काकी मिल गई। उन्होंने तेलन काकी से पूछा, काकी, सोहनलाल घर पर है क्या? जवाब दिया, हुजूर, आजकल वह घर कहाँ रहता है? सैनिकों ने पूछा, कहाँ रहता है? काकी चुप रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देता है। काकी जो थी उसने बता ही दिया कि सोहनलाल तो आजकल स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, अभी 2 दिन पहले ही लौटा था यात्रा से और अब मुझे लेकर के जाएगा, सो उसकी तैयारी में लगा हुआ है। सैनिकों ने जब यह सुना तो उसने जाकर अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में चलने लगा कि हमें भी स्वर्ग जाना है।
दोनों जाकर तेलन काकी से मिले। काकी, किसी तरह से हमें भी स्वर्ग ले चलो। सोहनलाल से कहो कि वह हमें भी अपने साथ लेकर के चले। तेलन काकी बेचारी मजबूर हो गई। सोहनलाल जब रात को अपने घर आया तो तेलन काकी सिपाहियों के साथ पहले से ही उसके घर में बैठी हुई थी। सोहनलाल को देखते ही वह बोली, सोहनलाल, मैंने गलती से इन सैनिकों को बता दिया कि हम स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं, तो यह भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। जाट बोला, तुम कहती हो तो ठीक है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना आप किसी और को मत बता देना, नहीं तो सब चलने की जिद करेंगे। तेलन काकी बोली, नहीं बेटा, अब मैं किसी से नहीं कहूँगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर जाट से बोले, सोहनलाल, हमें भी अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले चलो, जीते जी हम स्वर्ग देख लेंगे। जाट बोला, देखो भाई, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, कितने पैसे लगते हैं? हमारे पास कोई पैसों की कमी थोड़ी है। जाट बोला, दोनों के 2000 सोने के सिक्के लगेंगे। दोनों सिपाही अपने घर गए और 2000 सोने के सिक्के निकाल कर जाट को दे दिए और कहा, सोहनलाल, बस अब तुम स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो। जाट ने कहा, भाइयों, पहले बता देता हूँ, इस समय यह सब करने में समय लगेगा। मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी। वे ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे दे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक राजी हो गए और राजमहल में वापस लौट गए। इसी तरह से एक हफ्ता और बीत गया। उधर जब तेलन काकी को सोहनलाल दिख जाता तो वह पूछ लेती, बेटा, कितना समय और लगेगा स्वर्ग की यात्रा में? तो सोहनलाल उसे समझा देता कि काकी स्वर्ग के दूतों से बात चल रही है, तो वह बेचारी चुप हो जाती। इधर एक सैनिक ने सोचा कि यह बात अगर हम महाराज को बता दें तो हमें बहुत सारा इनाम मिल सकता है। महाराज को हमारी वजह से स्वर्ग यात्रा करने के लिए अवसर मिल जाएगा। उसने अपने साथी से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गया। एक दिन उन्होंने राजमहल में राजा को जाकर बता दिया कि महाराज, सोहनलाल दरबार में इसलिए उपस्थित नहीं हो रहा है क्योंकि वह स्वर्ग की यात्रा करके लौटा है और अब तेलन काकी और हमें ले जाने के लिए फिर से उसी तैयारी में लगा हुआ है। राजा ने जब यह सुना तो एक बार तो उसके मन में आया कि जीते जी भला कैसे कोई स्वर्ग जा सकता है, पर सैनिकों ने उसे यकीन दिला दिया। अब तो राजा के मन में भी यह इच्छा प्रबल होने लगी कि जीते जी एक बार हमें भी स्वर्ग घूमना है। हम तो इस देश के राजा हैं, भला सोहनलाल हमारे लिए मना कैसे कर सकता है। उसने सिपाहियों से कहा कि हमें आज रात को सोहनलाल से मिलना है। सिपाही राजा को लेकर सोहनलाल के घर पहुँचे तो सोहनलाल की पत्नी बोली, महाराज, मेरे पति तो इस समय घर पर नहीं है, वह देर रात को ही घर आएंगे। वे किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के बाद सोहनलाल अपने घर पहुंचा तो राजा को वहां देखकर उसने तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। आखिरकार वह जानता था कि उन सिपाहियों ने राजा को जरूर बता दिया होगा, और यही तो मैं चाहता था। राजा को प्रणाम करके सोहनलाल ने राज दरबार में उपस्थित न होने की क्षमा मांगी और उनके यहाँ आने का अभिप्राय पूछा तो राजा बोला, सोहनलाल, हमने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा से लौटे हो और तेलन काकी और मेरे 2 सिपाहियों को लेकर के फिर से जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग जाए। सोहनलाल बोला, महाराज, भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे कि अब तुम इतने सारे और लोगों को स्वर्ग लेकर आओगे। पर महाराज, सवाल आपका है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मुझे भगवान के दूतों को मनाना पड़ेगा, पर इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। राजा बोला, कितना खर्चा आएगा बताओ। जवाब दिया महाराज, कम से कम 20,000 सोने के सिक्के लगेंगे। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और 20,000 सोने के सिक्के मंगवा कर सोहनलाल को दे दिए और कहा, तुम जल्दी से जल्दी स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो, हमें जल्दी से स्वर्ग में जाना है। बात पक्की करके राजा अपने दरबार लौट गए। उधर सोहनलाल अगले दिन फिर गुफा में जा पहुंचा और पूरे दिन गुफा में लेटा सोचता रहा कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने मन में आगे की योजना बना ली। रात को अपने घर पर लौट आया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। उधर महाराज समय समय पर अपने
सैनिकों को भेजकर पता लगाते रहते थे कि आखिर सवरा की यात्रा के लिए कब निकलना है। सोहनलाल कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। अब सोहनलाल के पास पैसे भी खूब आ गए थे। राजा और सिपाहियों ने उसे यात्रा के लिए जो पैसे दिए थे, सो एक दिन सोहनलाल रात को बाजार जा पहुंचा। वहां से उसने एक हट्टा कट्टा तगड़ा पैसा खरीदा और एक मोटी सी रस्सी भी खरीदी। दोनों को लेकर सोहनलाल अपने घर पर पहुंचा। घर के पिछवाड़े में उसने भैंसे को एक पेड़ से बांध दिया और मोटी सी रस्सी अपने घर के आंगन में छुपा दी। अगले दिन उसने सिपाहियों से कहा कि रात को महाराज को लेकर आ जाना, यात्रा के लिए निकलना है। मैंने दूतों को मना लिया है। वे पहले तो मुझ पर बहुत नाराज हुए, पर मैंने उनसे प्रार्थना की तो वे मेरी बात को मान गए और उन्होंने कहा है कि रात को ही निकलना है। तेलन काकी को भी खबर भिजवा दी। जैसे ही रात हुई, तेलन काकी, दोनों सिपाही और महाराज सोहनलाल के घर इकट्ठा हो गए। सोहनलाल उन्हें घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया और अच्छे से समझाते हुए बोला, देखो, सबको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। सवरा का रास्ता बड़ा ही डरावना है। तुम सब लोग डर जाओगे, इसलिए मैं तुम सब की आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। सवरा का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा और टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए रस्सी को जरा कस कर पकड़ना। सभी सहमत हो गए। सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। सोहनलाल भैंसे को खोलकर जंगल में ले आया। भैंसे के गले में मोटी सी रस्सी बांधकर सब लोगों को पकड़ाते हुए बोला, इस रस्सी को कसकर पकड़ना। मैं जरा देख कर आता हूँ कि भगवान के दूतों का रथ अभी आया है कि नहीं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नगाड़े की आवाज़ आनी शुरू हुई। सब लोगों ने सोचा कि भगवान का रथ आ रहा है, इसलिए नगाड़े की आवाज़ आ रही है। वह नगाड़ा सोहनलाल बजा रहा था, जो उसने पहले ही जंगल में छुपा कर रख दिया था। थोड़ी देर बाद सोहनलाल उन सब के पास आकर बोला, देखो, भगवान के दूत आ गए हैं। क्या तुम सब लोग सवरा की यात्रा के लिए तैयार हो? सभी ने एक ही स्वर में कहा, हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सबसे पहले रस्सी राजा ने पकड़ी, उसके बाद दोनों सिपाहियों ने और उसके बाद में तेलन काकी ने। सभी बड़े प्रसन्न थे कि उन्हें जीते जी सवरा की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। इतने में ही सोहनलाल बोला, मैंने इस रस्सी को भगवान के दूतों के रथ से बांध दिया है। अब यह चलने के लिए तैयार है। सभी लोग रस्सी कसकर पकड़ लेना और ध्यान रहे कि रस्सी हाथ से छूट न जाए। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वह यहीं पर रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब सब लोगों ने कसकर रस्सी पकड़ ली। सोहनलाल ने मौका देखते ही वैसे को एक जोरदार डंडा मार दिया। डंडा लगते ही वैसा दौड़ने लगा। वैसा जंगल की तरफ दौड़ा। सभी लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनके दिमाग में तो सवरा की यात्रा चल रही थी, सो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उड़ रहे हैं। कभी पेड़ों से टकराते तो कभी पहाड़ों से टकराते। चोटें भी आई, पर सब बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान का रास्ता कोई इतना सरल थोड़ी ही होगा। यहाँ पर भी वैसा रुकता, सोहनलाल उसको फिर से डंडा मार देता और वैसे के साथ ही दौड़ते दौड़ते उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या सवरा की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो महाराज बोला, आनंद नहीं, परम आनंद आ रहा है। फिर उसने तेलन काकी से पूछा, काकी, कैसा लग रहा है सवरा की यात्रा करने में? तेलन काकी बोली, बेटा, बड़ा ही आनंद आ रहा है। काकी तो काका से मिलने के आनंद में खोई हुई थी, इसलिए उसे चोटों का भी एहसास नहीं हो रहा था। सोहनलाल ने फिर से भैंसे को लठ मारा। अब भैंसा पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले तेलन काकी का हाथ छूटा और वह खेतों में जाकर गिर पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर दोनों सिपाहियों का भी हाथ छूट जाता है और वे एक रास्ते के किनारे जा गिरे। सबसे बाद में राजा का हाथ छूटा तो राजा एक कुएं के पास जाकर गिर गया। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही तेलन काकी को होश आया तो देखा सब कुछ थम गया है। काकी ने बैठकर पूछा, बेटा, क्या हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं? क्या सब कुछ थम गया है? अब वह बार बार यही पूछ रही थी। उधर सुबह सुबह लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने तेलन काकी को खेत में कीचड़ में पड़े हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे काकी, तुम खेतों में पड़ी हो, कहीं स्वर्ग में तो नहीं?
वो काकी ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटा कर देखी तो वह तो खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी थी। अब माथे पर हाथ मार कर बोली, ओ मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गिरी। अब सब लोग तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं यहीं धरती पर रह गई। यही सोचकर रोते रोते अपने घर चली गई। उधर सिपाही रास्ते के किनारे पड़े बड़े बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि हमें लगता है हम स्वर्ग पहुंच गए हैं। राहगीरों ने उन्हें उठाया और उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों अभी तो तुम पृथ्वीलोक में ही हो। जब उन्होंने यह सुना तो आंखों की पट्टी हटाई तो वे देखते हैं कि वे तो एक रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने भी यही सोचा कि उनके हाथ से भी शायद रस्सी छूट गई। अब महाराज सोहनलाल और तेलन काकी स्वर्ग में पहुंच गए और हम यहाँ धरती पर ही रह गए और यह हमारा दुर्भाग्य है। अब दोनों सिपाही अपने भाग्य को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। उधर राजा कुएं के पास जाकर गिरे थे। सुबह के समय औरतें वहां पानी भरने के लिए आई और देश के राजा को पहचान लिया और देखकर सोचने लगी, इस हालात में पड़े हम राजा साहब। सारी औरतें आपस में बातें करने लगी कि यह तो महाराज जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज़ लगाकर महाराज से पूछा, महाराज आपको क्या हुआ है? आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा ने जब औरतों की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, ओ मैं तो स्वर्ग में पहुँच गया हूँ और स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे बातें कर रही हैं। राजा ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई तो गांव की औरतें और कुएं को देखकर उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो औरतें बोली, महाराज आप पृथ्वीलोक पर हैं और कुएं के पास में हैं, स्वर्गलोक में नहीं हैं। जरा होश में आइए, आपको क्या हुआ है? अब राजा को तो बड़ी शर्म आई। उन्हें लगा कि मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। अब तो तेलन और दोनों सिपाही स्वर्ग में चले गए होंगे और मैं देश का राजा होकर यहाँ कुएं के पास में पड़ा हूँ। छी है, कैसी शर्मिंदगी की बात है। महाराज के कहने पर एक घोड़े का प्रबंध किया गया। घोड़े पर बैठकर राजा फटेहाल राज दरबार में पहुँचे और राज दरबार में पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले तो नहा धोकर अपने वस्त्र बदले। फिर अपने सिपाहियों को जाट सोहनलाल के घर भेजा कि जाओ सोहनलाल को बुला कर लाओ। सिपाही सोहनलाल के घर पहुँचे तो सोहनलाल की पत्नी ने कहा, वे तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। महाराज कैसे आ गए? यह सुनकर सिपाही उल्टे पांव राज दरबार में पहुँचे और सारी बात महाराज को बताई। महाराज अब अपने मन में विचार करने लगे कि हो ना हो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे गिर गया और सोहनलाल उन लोगों को लेकर स्वर्ग पहुंच गया। थोड़ी देर में वही सिपाही जो राजा के साथ गए थे वे राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को लगी चोटों के कारण दोनों लंगड़ा कर चल रहे थे। महाराज ने जैसे ही उन दोनों सिपाहियों को देखा तो जोर से बोले, अरे तुम लोगों के हाथ से भी रस्सी छूट गई थी क्या, जो तुम भी इधर आ गए हो और तुम लोग स्वर्ग नहीं पहुँचे? दोनों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे हाथ से भी रस्सी छूट गई थी। अब तो महाराज को अपने ऊपर और भी ज़्यादा शर्म आने लगी कि देखो एक बूढ़ी तेलन स्वर्ग पहुँच गई और हम हट्टे कट्टे सारे नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद ही सोहनलाल दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से बोला, महाराज कैसी रही स्वर्ग की यात्रा? यह सुनते ही राजा ने नीचे मुँह कर लिया। सोहनलाल ने हंसते हुए कहा, महाराज असल में तुम लोगों ने कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं की थी। और इतना कहकर सोहनलाल ने सारी सच्चाई राज दरबार में पेश कर दी। यह सुनकर राजा आग व बूला हो गया और कड़क कर बोला, सोहनलाल तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, यह मजाक तुमने बहुत महंगा पड़ेगा। अब सोहनलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, पर आपने ही तो कहा था कि कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो बताइए महाराज, इस तरह की स्वर्ग यात्रा क्या आपको किसी ने कराई है? अब तो राजा की हंसी छूट गई और वह अपने मन में सोचने लगा, सोहनलाल कह तो ठीक ही रहा है, बेइज्जती तो हुई है पर कोई बात नहीं, स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया है। इसमें गलती हमारी भी है। क्या कभी जीते जी कोई स्वर्ग जा सकता है या कोई गया है? यह बात तो हमें ही समझनी चाहिए थी, पर अकल पर तो पत्थर हमारे ही पड़े थे, इसमें इसका क्या दोष है? महाराज सोहनलाल से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने बहुत सारा पुरस्कार देकर सोहनलाल को राज दरबार से विदा किया।
उधर जब तेलन काकी को भी सच्चाई का पता चला तो वह भी शर्म से पानी पानी हो गई, पर वह यह सोचकर हंस पड़ी कि इस यात्रा में मैं अकेली थोड़ी थी। राजा के 2 सिपाही और देश का राजा भी मेरे साथ था। मैं अकेले थोड़ी मूर्ख बनी, मेरे साथ सभी मूर्ख बन गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक टीनी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।